नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीईटी की एक सीरीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले टीईटी एग्ज़ाम के लिए। तो हम इसमें सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार बाल विकास की किस सिद्धांत से संबंधित है? तो डायरेक्ट हम इसका आंसर देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि बाल विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इसमें अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में मचान यानी स्कैफोल्डिंग की भूमिका क्या है? तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। स्कैफोल्डिंग वह अस्थायी मदद है जो किसी वयस्क द्वारा बच्चे को दी जाती है ताकि वह उस कार्य को कर सके वह स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। इसमें तीसरा प्रश्न है, डिस्लेक्सिया जो कि एक बीमारी है, हम सब जानते हैं, मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? तो इसका आंसर हम सभी को मालूम है कि ये एक रीडिंग डिसेबिलिटी है जो कि डिस्लेक्सिया के रूप में आती है। डिस्लेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें बच्चों को अक्षरों को पहचानने और उनको पढ़ने में कठिनाई होती है। दोस्तों, इसी प्रकार हम अपना चौथा प्रश्न यदि देखें तो हमारा चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि थार्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के मुख्य नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें नहीं है ये पूछा गया है नहीं पूछा गया है, नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें यदि हम देखें तो आत्मीकरण का नियम यह थार्नडाइक के नियम में शामिल नहीं आता, जबकि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम ये सभी थार्नडाइक के नियम हैं। लेकिन आत्मीकरण का नियम ये थार्नडाइक का नियम नहीं है। आत्मीकरण का नियम थार्नडाइक के गौण नियमों में आता है, ये मुख्य नियमों में नहीं आता है। इसी प्रकार हम अगर पांचवा प्रश्न देखें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। ये बार बार टीटी में और अन्य इस प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीएफ स्किनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, जिसे हम रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार अगर हम अपना अगला क्वेश्चन देखें तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह अवस्था कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी वह मूर्त चीज़ों को जानना प्रारंभ कर चुका होता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चा ठोस वस्तुओं यानी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के संबंध में तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। आइए अब अपना अगला सवाल देखते हैं। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। यानी हमारे समाज में कुछ दिव्यांग बच्चे होते हैं, कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं जो कि किसी न किसी विकार से जो है वो जुड़े रहते हैं। तो उनके लिए हम कहीं अलग से व्यवस्था नहीं करते, बल्कि समावेशी शिक्षा में ये सिद्धांत है कि हम सभी बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं। और इसीलिए समावेशी शिक्षा का अर्थ है सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान करना, ताकि वो एक दूसरे को देख के
सीखते रहें आपस में। इस प्रकार हम अपने 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। रचनात्मकता का मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से संबंधित है? यानी क्रिएटिविटी का मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से संबंध है? तो ये अपसारी चिंतन कहलाता है। डाइवर्जेंट अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में व्यक्ति एक समस्या के कई अलग-अलग और नए समाधान सोचता है, जो रचनात्मकता का आधार है। रचनात्मकता का आधार है। इसमें नई-नई चीज़ें व्यक्ति सोचता रहता है, इसीलिए ये डाइवर्जेंट थिंकिंग इसे कहते हैं। इस प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व में पठार प्लेट्यू आने का क्या अर्थ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये भी टीईटी और अन्य परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। हम इसे इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए इसके बारे में जानेंगे। तो इसका आंसर की बात करें कि सीखने की गति का रुक जाना। प्लेट्यू मतलब पठार मतलब रुक जाना, स्थिर हो जाना, चीज़ों का स्थिर हो जाना। उसी को हम क्या कहते हैं कि अधिगम वक्र में पठार की स्थिति आ चुकी है। सीखने की गति का रुक जाना। जिस प्रकार यदि हम इस तरीके से चार्ट्स के द्वारा समझें, तो इस तरीके से गति चलती रहती है, अधिगम वक्र चलता रहता है, लेकिन एक प्लेट्यू, एक पठार आ जाता है कि ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं, बल्कि फ्लैट हो जाती हैं। इस प्रकार की स्थिति को हम अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व में पठार की स्थिति कहते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा सीखने की गति का रुक जाना यानी स्थिर होना। जब अधिगम की प्रक्रिया में उन्नति रुक जाती है और ग्राफ एक क्षैतिज रेखा बनाती है, तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पठार बन गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन यानी असेसमेंट का वह प्रकार जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलता रहता है, वह क्या कहलाता है? तो मूल्यांकन असेसमेंट का वह प्रकार यानी शिक्षण के दौरान असेसमेंट जो कि निरंतर चलता रहता है, वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर यदि हम देखें तो होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ाने के दौरान बच्चों की प्रगति जानने और सुधार करने के लिए लगातार किया जाता है। ये हम कॉन्टिन्यूअस करते रहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ताकि बच्चों की क्या कमी है उसको हम जानते रहें और बीच-बीच में ही उसे सुधारते रहें, अब ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो निरंतर आगे की तरफ चलती रहे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न, आनुवांशिकता की सबसे छोटी और मूल इकाई किसे माना गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ये बार-बार टीईटी के एग्ज़ाम में और अन्य एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आनुवांशिकता हेरेडिटी की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। जीन, कोशिका नहीं होती है, जाइगोट नहीं होता है, क्रोमोसोम नहीं होता है, ये जीन होता है। जीन आनुवंशिकता की मूल इकाई होती है, जो माता-पिता में बच्चों में शारीरिक और मानसिक गुणों को स्थानांतरित करती है। यानी माता-पिता से ही वो चीज़ों को अब बच्चे में लेकर आती है, जिससे कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी टेट और अन्य एग्जामों में पूछा गया है। तो इसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है, जहाँ बच्चा प्राथमिक सोच विकसित करता है, लेकिन तार्किक सोच का अभाव होता है। तार्किक सोच का अभाव होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अपने 13वें प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है?
तो इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है विविधता का सम्मान और सभी के लिए समान अवसर। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा मतलब सभी वर्ग के लोगों के लिए समान शिक्षा। तो इसमें विविधता का सम्मान यानी विविधता, जितने भी प्रकार के बच्चे हैं उन सबको एक साथ लेके उन सबका सम्मान करते हुए सबको एक साथ जोड़कर एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा बिना किसी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक भेदभाव के सभी बच्चों को एक ही कक्षा में शिक्षा देने पर जोर देती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सभी को हर तरीके से, चाहे वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से अलग-अलग क्यों ना हो बच्चे, लेकिन सबको एक साथ एक ही क्लास में, एक ही क्लासरूम में हम बैठ के जब शिक्षा देते हैं तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। आइए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। सीखने का प्रयास एवं एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, सीखने का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जब बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे देखते हैं। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, तो ये किसका सिद्धांत है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? ईएल थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि उद्दीप और अनुक्रिया यानी स्टिमुलस और रिफ्लेक्शन उनका के बीच संबंध बनने से सीखना होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है, वो किस पे प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्ली पर। एक भूखी बिल्ली पर उन्होंने ये प्रयोग करके इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता और वयस्क की मदद से कार्य करने की क्षमता के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे जेडपीडी कहते हैं। इसे जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वह क्षेत्र होता है जहां बच्चा किसी कुशल व्यक्ति की मदद से कोई नई चीज सीखता है। कोई नई चीज सीखता है किसी कुशल व्यक्ति के, जो कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति है, जैसे टीचर की सहायता से सीखना, अपने बड़े सहयोगी की सहायता से सीखना, अपने दोस्त जो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके साथ, किसी भी एक कुशल व्यक्ति के साथ सीखना, तो उसे उससे ही जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग चक्र की कुल अवधि कितनी मानी गई है? तो माइक्रो टीचिंग की अवधि मानी गई 36 मिनट। ये भी आप याद कर लेंगे कि 36 मिनट सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग 36 मिनट का होता है, जिसमें शिक्षण 6 मिनट, फीडबैक 6 मिनट, योजना 12 मिनट, फिर से शिक्षण 6 मिनट, फिर फीडबैक 6 मिनट। इस तरीके से कुल 36 मिनट माइक्रो टीचिंग की अवधि मानी गई है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत विकास के किस पहलू से संबंधित है? तो अगर हम इसका आंसर देखें तो नैतिक विकास से। किस विकास से संबंधित है? नैतिक विकास से, मोरल डेवलपमेंट से। कोहलबर्ग ने हेंज की दुविधा जैसी कहानियों के उपयोग करके बच्चों के नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं यानी पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत बताई है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत विकास के किस पहलू से संबंधित है? नैतिक विकास के पहलू से। ये सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी, बुद्धि का टू फैक्टर थ्योरी यानी द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक यानी जी और एस, जी मतलब जनरल यानी
समान बुद्धि, और एस मतलब विशिष्ट यानी स्पेशल बुद्धि बताई थी। तो बुद्धि दो प्रकार की किसने बताई थी? चार्ल्स स्पियरमैन ने। चार्ल्स स्पियरमैन ने एक जनरल बुद्धि, एक स्पेशल बुद्धि, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन यानी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन यानी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने की कमियों को पहचानना और उसमें सुधार करना। तो मूल्यांकन का सीधी सी बात है कि हम मूल्यांकन इसीलिए करते हैं कि कमियों को उजागर करें और उसमें सुधार करने का प्रयास करें। तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की कठिनाइयों को उजागर कर उनका उपचारात्मक शिक्षण करना। पहले हम उन बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाएंगे असेसमेंट के द्वारा, फिर हम उसका उपचारात्मक शिक्षण करके बच्चों बच्चों को एक आगे शिक्षा में बढ़ने में मदद करेंगे। ठीक है, यही एक रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये है सिफेलोकॉडल सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा क्या होती है? तो सिफेलोकॉडल सिद्धांत के अनुसार इस विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। इस सिद्धांत के अनुसार भ्रूण का विकास सबसे पहले सिर के क्षेत्र में होता है और फिर धीरे धीरे धड़ और अंत में पैरों का विकास होता है। तो सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल ये कहता है कि सिर से पैर की ओर मनुष्य का या जो व्यक्ति है उसका विकास होता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है स्नायुमंडल और मांसपेशियों की वृद्धि। इसका आंसर हो जाएगा स्नायुमंडल और मांसपेशियों की वृद्धि। यानी शारीरिक विकास का सीधा संबंध स्नायुमंडल यानी नर्वस सिस्टम, मांसपेशियों की वृद्धि और शरीर के आकार में होने वाले परिवर्तन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्नायुमंडल और मांसपेशियों की वृद्धि। ये फिजिकल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बालक के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला कथन दिया हुआ है कि केवल 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 पर्यावरण ही विकास तय करता है। दूसरा दिया हुआ आनुवंशिकता का प्रभाव आनुवंशिकता का प्रभाव पर्यावरण से अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास दोनों की निरंतर अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन का परिणाम है। तो इसमें हमें सही आंसर मिल चुका है जो कि ऑप्शन सी है। विकास दोनों की निरंतर अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन का परिणाम होता है। मानव विकास हमेशा प्रकृति यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की जटिल और निरंतर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रचनात्मकता के विकास के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? इसका सही आंसर है भयमुक्त और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जहां बच्चे डरे ना और अपनी अभिव्यक्ति टीचर के सामने या बच्चों के सामने, अन्य बच्चों के सामने खुलकर करें। तभी तो उस क्लास में रचनात्मकता और बच्चों के अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आ सकती है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रचनात्मकता तभी तभी आती है जब बच्चों को बिना डरे अपने नए और मौलिक विचार व्यक्त करने की पूरी आज़ादी मिल सके। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के संदर्भ में अभिव्यक्ति क्षमता यानी एक्सप्रेसिव एबिलिटी का अर्थ है।
तो इसका सही आंसर होगा अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से बोलना या लिखना। जैसा कि हम जानते हैं कि अभिव्यक्ति भाषा क्या है, एक मीडियम है, एक माध्यम है अपने विचारों और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से दूसरे तक पहुंचाने का। अपनी जो भी एक्सप्रेशन है, अपने अंदर के विचार हैं, उनको दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा। इसीलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा कि अभिव्यक्ति, लैंग्वेज डेवलपमेंट के संदर्भ में अभिव्यक्ति क्षमता का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से बोलना और लिखना। बोलना और लिखना, क्योंकि शिक्षण में दोनों इंपॉर्टेंट है, बोलना भी और लिखना भी। इसी वजह से अभिव्यक्ति क्षमता का तात्पर्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे के सामने सार्थक शब्दों या वाक्यों में प्रकट करने से है। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट की दृष्टि से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट की दृष्टि से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है संवेगों पर नियंत्रण और सामाजिक स्वीकृति के अनुसार प्रदर्शन। बाल्यावस्था में आते आते बच्चे ये समझने लगते हैं कि किन परिस्थितियों में किन संवेगों जैसे जैसे खुशी और गुस्सा दोनों को कैसे और कितना प्रदर्शित करना है। इसीलिए संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता ये हो जाती है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 26वां प्रश्न है। अधिगम की प्रक्रिया में प्रभाव के नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट का क्या महत्व है? तो लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में यदि हम जानना चाहें तो इसमें थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार संतोषजनक परिणाम वाले व्यवहार मजबूत होते हैं और कष्टदायक परिणाम वाले व्यवहार कमजोर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी यदि कार्य का परिणाम सुखद है तो उसे बार बार दोहराया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इवान पावलोव के संबंध प्रक्रिया सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग में सीखने का मुख्य आधार क्या है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उद्दीपकों का साहचर यानी एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलाई। पावलोव के सिद्धांत में स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन और अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी के बीच सहचर स्थापित होने से सीखना होता है। जो इन्होंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था उसी के बारे में ये भोजन और घंटी का सिद्धांत, ये पावलोव का सिद्धांत कहलाता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत स्किनर का है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग शिक्षण में किस बात का सर्वाधिक बल देता है? तो ये अभी अभी हमने ऊपर एक प्रश्न में देखा कि ये रीइंफोर्समेंट यानी सही अनुक्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन यानी उसे रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत कहते हैं। इसमें स्किनर के अनुसार सीखने की गति को बढ़ाने के लिए वांछित व्यवहार के तुरंत बाद सकारात्मक पुनर्बलन देना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी को हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, पुनर्बलन सिद्धांत। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का बहुत ही फेमस सिद्धांत है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में से आता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूझ या अंतर्दृष्टि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये कोहलर का सिद्धांत है। कोहलर का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर ने यह सिद्धांत दिया था जो बताता है कि सीखना प्रयास से नहीं बल्कि अचानक आई सूझ से होता है। अचानक आई सूझ से, कोई प्रयास हम बार बार करते हैं, उसमें अचानक हमारे दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है कि इससे ये चीज़ हल होने वाला है, उसी को हम सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, जो कि कोहलर द्वारा दिया गया है। ये बार बार पूछा जाने वाला सिद्धांत है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न में से एक है। इसे मैं इम्पॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न।
हम 30 सवाल आज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में 30 प्रश्न आते हैं, इसीलिए हम हर पार्ट में 30 प्रश्न इसे हल करेंगे और आप बार-बार इसे दोहराते रहिए और सवाल 100% इसी में से आने वाले हैं। अगर आप इसे कॉन्सेप्ट के तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो इसके बाहर कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करेंगे। इन्हीं प्रश्नों को घुमा-फिरा के आपके सामने रखा जाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, तो आप इनको आसानी से हल कर लेंगे। आइए देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न, जो कि 30वां प्रश्न। अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व के किस प्रकार में सीखने की गति प्रारंभ में धीमी और बाद में तेज हो जाती है? तो ये लर्निंग कर्व का कौन सा होता है? सकारात्मक त्वरित वक्र, कॉनकेव वक्र। यानी स्टार्टिंग में धीमा रहेगा, कुछ इस तरीके का वक्र बन सकता है। स्टार्टिंग में धीमा रहेगा, बाद में तेज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का वक्र बनेगा, यानी उसे क्या कहेंगे? कॉनकेव वक्र। कॉनकेव वक्र, सकारात्मक त्वरित वक्र। सकारात्मक त्वरित वक्र यानी नतोदर वक्र में कार्य की जटिलता के कारण शुरुआत में गति धीमी होती है, पर अभ्यास के कारण बढ़ जाती है। तो ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिन्हें आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके इसका स्टडी कर सकते हैं, जो कि आपकी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। इसके बाद हम 31 से स्टार्ट करेंगे और फिर 60 तक इसे फिर सॉल्व करेंगे, और 3-4 पार्ट में आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, जिसे आप लास्ट टाइम में रिवाइज करके जा सकते हैं और 100% नंबर अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।